तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से। और मुझे लगता है कि काफी बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि आखिर मेजर कल सी क्लासेस कब आपके लिए वो विशेष मॉडल पेपर्स लेके आ रहा था। बिल्कुल तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे, तैयार हो जाइए देश के सबसे ऑथेंटिक मॉडल पेपर के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप स्टडीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप गाइडलाइंस ले रहे हैं, बट मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम को श्योर शॉर्ट क्वालिफाई करना है तो जरूर से जरूर इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करिएगा जो लगातार आपके एग्जाम के लिए हम रिलीज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ऑफलाइन प्रोग्राम में भी हम तेजी के साथ यार ओपन हो गए। 1 जुलाई में देश में सबसे पहले आगाज हमने किया है एक नए जज्बे, एक नए जुनून के साथ, केवल एक उद्देश्य से कि अब कोई भी बच्चा बिना वर्दी के नहीं रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मॉडल पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चा बिना टाइम वेस्ट के जम के इसको लगी, इसको मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना भी हमारा जेंटल एयरमैन कैडेट बनने वाला है इस देश का बच्चा, जो हमारा एयरफोर्स का एस्पिरेंट है, उसको एक प्रेरणा जानी चाहिए, उससे तक ये पहुंचना चाहिए कि आखिर सटीक और बिल्कुल अप टू द मार्क क्वेश्चन कलेक्शन का मतलब क्या होता है। और वाकई में अगर आपने लगातार इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली, जो कि लगातार आपको 1 डे के अंतराल पे आएंगे, जो टीम पूरी स्टडी करेगी और आपके सामने मॉडल पेपर परोसे जाएंगे, पूरे के पूरे मॉडल पेपर रहेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे डेली ये पेपर आपके सामने होगा। बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहला काम बच्चा ये करना है कि मॉडल पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को लगाना है और एक बेहतर नोट्स बनाना है और फाइनली एयरफोर्स वाले एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाना है। थैंक यू सो मच और बिल्कुल शुरू करते हैं मॉडल पेपर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज और मैं आज फिर आपके सामने एक नए मॉडल पेपर के साथ, जहां हम उन्हीं 25 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इफ a² + b² इक्वल टू 34ab देन log a + b अपॉन 6। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्या करना है यहाँ पर, log a + b अपॉन 6 हमें इसकी वैल्यू बतानी है बच्चे। तो मैं अगर जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से a + b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखो कैसे, a² + b² + 2ab लिख दूं। लेकिन कैसे यहाँ 2ab लिखेंगे, मुझे यहाँ भी तो ab लिखना पड़ेगा ना, यहाँ भी 2ab लिखना पड़ेगा, राइट। आपका ये कितना हो गया, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 36ab। तो बच्चे आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि a + b इक्वल टू 6ab का अंडर रूट है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहां पर हम ab की वैल्यू अगर रखें तो log आपका कितना हो गया, log ab की जगह आपने रख दिया 6 अंडर रूट ab अपॉन में 6 इन 6 कैंसिल एंड दिस अंडर रूट ab कैन बी रिटन एज ab रेज टू पावर हाफ एंड वी ऑल नो कि log m रेज टू पावर n इक्वल टू व्हाट, n log m। तो हाफ log ab and again you can break log ab into what, log ab equal to log a plus log b. So my final answer will be half log a plus log b. So option number B is correct. चलो बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। See the next. If a equal to x such that, this is such that x² - 3x + 2 equal to 0 and b equal to x such that x² + 4x - 5 equal to 0, then a - b is equal to, मुझे दो सेट्स दिए हुए हैं और a - b डिफरेंस पूछा हुआ है, a का b के साथ डिफरेंस पूछा हुआ है। तो अगर a का आप निकालो तो इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चे, x² - 3x + 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 and 2, राइट, 1 and 2, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और अगर मैं x² + 4x - 5 इक्वल टू 0 के फैक्टर निकालूं तो वो कितने हो जाएंगे, वो क्या बनेगा मेरा, 5x - x - 5 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो x + 5 एक फैक्टर बनेगा और एक x - 1 बनेगा। तो आप बोलोगे कि a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -5 and 1, राइट। सॉरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, ओके। सो a और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको a - b निकालना है। a - b मतलब जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे, a और b में जो कॉमन पार्ट है, a और b का कॉमन पार्ट a में से हटा दो, बाकी जो बचा वो लिख लो। मतलब a में से, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, a में से 1 को हटा के क्या बच रहा है, 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वाड्रेंट लाइज दिस, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में है, हमें ये बताना है। तो जब भी हमें क्वाड्रेंट बताना है बच्चे, तो हमें पता है किस तरह से होता है, ये मेरे रियल, ये मेरी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, रियल का पॉजिटिव यहाँ,
रियल का नेगेटिव यहाँ, इमेजिनरी का पॉजिटिव यहाँ, इमेजिनरी का नेगेटिव यहाँ, तो यहाँ पर आपका क्या बनता है पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ आपका बनता है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पर आपका क्या बन जाता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो बस मुझे यही साइन देखना है कि मेरे पास रियल एंड इमेजिनरी का क्या साइन है, सो दैट आई कैन टेल कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके लिए बच्चे ये आपको जनरल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, जो कि z इक्वल टू ए इन ए प्लस आयोटा बी होती है। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज कर देना चाहिए। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 अपॉन में आपका 2 इक्वल टू, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आपके -1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 आयोटा आ गया। तो अब अगर आप देखें तो रियल पार्ट इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपका कहाँ आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या आ गया नेगेटिव पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन दीज आर, ये मेरे को एक इक्वेशन दी है, इसके रूट्स बताने इनमें से क्या होंगे। तो समझो ध्यान से, रूट्स निकालने के लिए मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, अल्फा इंटू बीटा निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है आपका पी माइनस क्यू एंड ए आपका कितना है क्यू माइनस आर। बस अगर आप इतना निकाल लेते हो तो अल्फा इंटू बीटा, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है। तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर बी, तो मैं लिख सकती हूँ कि अल्फा की वैल्यू 1 एंड बीटा की वैल्यू p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। इसका मतलब मेरे जो रूट्स होंगे वो ये होंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ summation of n terms equal to 210 then summation of n square terms, ठीक है, n square term मतलब कि 1 square plus 2 square plus 3 square ऐसे करके n square तक जा रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, n की जगह आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसको, पर स्क्वायर टर्म्स चल रही हैं, ठीक है ना। और ये मेरी n टर्म्स है, कहीं से भी शुरू हो सकती है। इसका सम मुझे 210 दिया हुआ है, तो n स्क्वायर का बताना है। तो समीशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू मुझे कितना दिया है 210। तो आप इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इक्वल टू आपका 420 एंड दिस 420 दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 420 आ सकता है वो क्या है 20 इंटू 21, ठीक है। दैट मीन्स आपका n यहाँ से कितना हो गया 20 हो गया, क्या n मेरा 20 हो गया। नाउ n स्क्वायर आपका कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में आपका 6, ठीक। तो अब n प्लस 1 की वैल्यू तो बच्चे यहाँ पर 420 है ही आपके पास, इंटू में 2n प्लस 1 41 अपॉन में 6, तो ये 70 हो गया। तो आप लिख देंगे इसको कितना 2870। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ए। आपका आंसर आ गया 2870। तो इस तरीके से आपको जनरल फॉर्मूलेज अगर याद हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में क्वेश्चन इसी लेवल के आने वाले हैं। अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, हाउ मेनी वेज टू इनवाइट 1 और मोर देन 1 फ्रेंड। एक आदमी के, एक इंसान के पास 8 दोस्त हैं, वो एक या एक से ज्यादा दोस्तों को कितनी तरह से इनवाइट कर सकता है। तो क्या कर सकता है वो, या 8 में से 1 को इनवाइट कर ले, या वो 8 में से 2 को इनवाइट कर ले, या 3 को इनवाइट कर सकता है, या 4 को कर सकता है, या 5 को कर सकता है, 6 को भी कर सकता है, 7 को भी कर सकता है एंड 8 को भी कर सकता है। इससे ज्यादा को तो नहीं कर सकता। अब अगर आप देखो तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गए, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ क्या कि मैं यहाँ पर 8c0 लिख दूँ एंड -8c0 लिख दूँ। तो हमें एक बात पता है कि अगर nc0 से लेके ncn तक हमें कोफिशिएंट दिए हैं तो इसका सम कितना होता है 2n होता है, ठीक। तो अगर मैं 8c0 से लेके 8c8 तक का सम लिखूं तो मेरे पास कितना आएगा 2n माइनस 8c0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 2n मतलब 256 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 255। इसका मतलब कितने तरीके हो सकते हैं 255 वेज हो सकते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक बैग है, ठीक है। उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, 4 व्हाइट बॉल हैं, 2 बॉल्स हमें इसमें से रैंडमली निकालनी है एक के बाद एक, ठीक। और इस तरह से निकाली है हमने कि उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब मैंने बॉल निकाल तो ली पर रखी नहीं वापस। देन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल आर रेड,
मुझे बताओ पहले मेरे पास टोटल बॉल कितनी है, 3+4, ठीक है, टोटल बॉल आर 3+4 दैट इज 7। अब मेरे पास टोटल तो 7 बॉल है। पहला अगर मैं रेड बॉल निकाल रही हूँ तो 7 में से कितनी रेड है, 3, तो 3 × 7, 3/7। बट जब अब खत्म हो गया, अब मैंने एक बॉल निकाल ली, तो इसका मतलब अब बॉल कितनी बची मेरे पास, अब बॉल भी 6 बची हैं, क्योंकि एक बॉल तो आपने निकाल ली, उसे वापस रखा नहीं, तो आपके पास बॉल कितनी बची, 6। और रेड बॉल आपने निकाली है, तो रेड बॉल कितनी बची, 2, ठीक है ना। तो 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 1, तो आंसर कितना आ गया, 1/7। तो जो आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, वो जनरली आपके इस तरह के ही होते हैं कि आपको अपना मेंटल एबिलिटी का यूज करना होता है, ठीक है। अगर आपके कार्ड्स के आते हैं, बॉल्स के आते हैं, डाइस के आते हैं, आपका कॉइन का क्वेश्चन आता है, तो जनरली वो इसी तरह के होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी द नेक्स्ट। What will be the power of x from sixth term in the expansion of 4x/5 - 8/5x raised to power n? ऐसा मुझे बोला हुआ है, इसके अंदर मुझे x का कोफिशिएंट, x का पावर बतानी है, x की पावर कितनी होगी, कोफिशिएंट नहीं बताना। तो x की पावर अगर मुझे बतानी है 6 टर्म की, तो r कितना हो जाएगा, r 5 हो जाएगा। 6 टर्म का मतलब r मेरा कितना हो गया, यहाँ से 1 कम 5, तो इसका मतलब t 5 + 1 मुझे लिखना है। तो अगर कोफिशिएंट नहीं बताना तो मुझे पूरी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है कि ये जो a होता है इसकी पावर क्या होती है, n - r। देखो अगर मैं जनरल टर्म लिखूं tr+1 का अगर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ तो कितना बनेगा, r+1 = NCr a⁻n - r b⁻r। यही फॉर्मूला होता है। तो मुझे ये तो टर्म चाहिए ही नहीं, तो मैं ये नहीं लिखूंगी, मुझे a चाहिए, b चाहिए, और a और b में भी क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैं x का लिख लेती हूँ। x की पावर n - r, n कितना है 9 और r कितना है आपका 5, तो 9 - 5 इनटू में ये आपका -1/x रेज़ टू पावर r होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x रेज़ टू पावर 4 अपॉन में x रेज़ टू पावर कितना 5, ठीक है। ये माइनस का आएगा, लेकिन माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे माइनस का कोफिशिएंट चाहिए, मुझे सिर्फ x का कोफिशिएंट चाहिए। तो अगर -x रेज़ टू पावर -1, तो x की पावर कितनी आई है, -1, तो आंसर कितना हो गया मेरा, b हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे कि इफ a आपका ये है, देन फाइंड, दिस इज फाइंड, थोड़ा सा गलत हो गया है, फाइंड a² + 3a + 4i2, ठीक है, ये मेरी है, इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। एक मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो जनरली यही होगा कि आपका यहाँ से दिया होगा a - ट्रेस a + a का एंड i = 0। ये हमारा एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो इसको लिख लो। क्या है ये, ट्रेस का क्या मतलब है, सबसे पहले ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस। तो अब देखो मैं इसके अंदर वैल्यू रखती हूँ, a² - सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना हो गया, -1 - 2 इज -3, ठीक है, और a की जगह a आ गया। अब a का ये क्या है, डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालो तो 2 × 1 = 2 + 2, तो कितना आ गया, 4 आ गया डिटर्मिनेंट, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4i, एंड क्योंकि ये मेरी 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ i2 आएगा। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं बच्चे, तो मुझे जो वैल्यू पूछी गई थी ये वही तो है, ये वही वैल्यू है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरीके से करोगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर, और यू कैन गो बाय द मेथड कि आप इसका पहले स्क्वायर कर लो, a², देन आप 3a कर लो, देन आप 4i कर लो, इन सबको ऐड कर दो, तो भी आपका आंसर 0 मैट्रिक्स ही आएगा। यू कैन ट्राई बाय द ट्रेडिशनल मेथड, ओके। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर ले, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x - ky - z = 0, ky - kx है ये आपका, kx - y - z = 0, x + y - z = 0 are non-zero solution, then value of k will be, k की वैल्यू क्या होगी मुझे ये बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखो, जब भी हमारे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं तो डिटर्मिनेंट = 0 होता है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं 1 - k - 1 k -1 -1 1 1 -1, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो आप कितना हो जाएगा अब यहाँ से 1 + 1 + k के साथ आपका कितना आ गया -k + 1
साथ में -1 k एंड दिस इज यहाँ से यहाँ पर आपका 0 k, ठीक है। तो आपका यहाँ से कितना आ गया, जब मैंने k लिया तो k माइनस +1 इक्वल टू 0। तो हमारा ये बन गया 2 माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस k -1 इक्वल टू 0। तो ये और ये हो गया आपका कैंसिल। 2 माइनस 1 इज व्हाट, 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 हो गया एंड k की वैल्यू कितनी आ गई, +-1 आ गई, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से डी। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन कब आपके कंसिस्टेंट होते हैं, कब आपके इनकंसिस्टेंट होते हैं, ये आपको पता करके जाना है, ठीक है बच्चे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ fx इक्वल टू 3x - 5 देन f इनवर्स x इज, f इनवर्स x का क्वेश्चन आ सकता है कंपोजिट फंक्शन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है क्या होता है। डोमेन रेंज का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मैंने आपको उससे पहले वाले मॉडल पेपर में बताया है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं डिफरेंट जितनी प्रोबेबिलिटी है जिनके आने की, वो सभी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं बच्चे। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं कि आपका जो fx है वो दिया हुआ है, तो जब भी हम इनवर्स निकालते हैं तो मैं मान लेती हूँ fx इक्वल टू y है, तो y इक्वल टू 3x - 5। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो y की टर्म में, तो y + 5 अपॉन 3 इक्वल टू x। अब जब भी हम f इनवर्स x लिखते हैं तो इस x की जगह हम f इनवर्स x लिख देंगे और जहां जहां y है वहां x लिख लेंगे, बस दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, B। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 - cos 2x sin 5x अपॉन x² sin 3x, ये मुझे दिया हुआ है, मुझे इसे सॉल्व करना है। तो देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पर आपका सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होने वाली है। 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x होता है, क्या सबको पता है ये बात, sin 5x अपॉन में x² sin 3x, है ना। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ से बच्चों, इसको आप और क्या लिख सकते हो, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दो तो आपका कांस्टेंट है, इसे लिख लो बाहर। अब आते हैं sin x अपॉन x, ये दोनों की बात अगर मैं करूँ तो ये दोनों आ गए एक साथ और इसको हो गए स्क्वायर, बच गए ये दोनों बच गए। एक फॉर्मूला है sin ax अपॉन sin bx इज इक्वल टू a अपॉन b, ये फॉर्मूला मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि sin ax अपॉन sin bx इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन b, ये हमेशा होगा। sin ax अपॉन sin bx इज इक्वल टू a अपॉन b। तो sin ax अपॉन bx अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ sin 5x sin 3x, ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, लिमिट इसके साथ भी यूज होगी और यहाँ पर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ऑब्वियसली ये होना चाहिए, अदरवाइज नहीं, ये होना चाहिए तभी लिमिट, तभी आप a अपॉन b लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे ये तो मेरा सीधा 1 हो गया और ये मेरा सीधा 5/3 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 10/3 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ d अपॉन dx tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू, तो अगर आप देखो तो वैसे भी आप tan इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन करो तो कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड cot इनवर्स x का कितना होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा। बट अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे एक फॉर्मूला पता है क्या यहाँ से, कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो मैं इसकी जगह π/2 रख सकती हूँ, तो मैंने इसकी जगह π/2 रख दिया, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे जो आपका एग्जाम होता है वहाँ पर सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, 40% क्वेश्चन आपके ईजी ही होते हैं, 40% क्वेश्चन आपके मॉडरेट एंड 20% हार्ड मीन्स लेंथी होते हैं। तो आपको पेपर उसी तरह से समझ के उसी तरह से सॉल्व करना है। सी हियर, if theta plus phi equal to π/3 then maximum value of sin theta sin phi if value of theta is, बोला है कि मेरे को थीटा प्लस फाई ये दिया हुआ है, sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin फाई का मैक्सिमम वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी ताकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो समझो यहाँ से मैं फाई की वैल्यू अगर निकालूं तो फाई की वैल्यू मैं ये लिख दूंगी π/3 माइनस थीटा। अब मैं इसके अंदर रखती हूँ, इसको मैंने z फंक्शन के इक्वल मान लिया, तो sin थीटा sin फाई की जगह मैंने लिख दिया π/3 माइनस में थीटा, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, जब भी हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो हम क्या निकालेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप निकालते हो तो आप लिख दोगे इसको
साइन पाई बाय 3 माइनस थीटा को एज इट इज लिख लिया एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब ये तो मैंने एज इट इज लिख लिया, अब एक बार इसका डेरिवेटिव हुआ तो अगली बार इसका होगा, तो इसका लिखोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका कॉस पाई बाय 3 माइनस थीटा, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया कॉस पाई बाय 3 माइनस थीटा, लेकिन माइनस पाई बाय 3 माइनस थीटा का दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो -1 आएगा ना, -1 आएगा तो इसका मतलब मैं इस साइन को चेंज करके माइनस लिख दूं क्या, बिल्कुल, और साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन गया, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि ये आपका हो गया साइन पाई बाय 3 माइनस 2 थीटा, ओके। तो ये आ गया आपका साइन पाई बाय 3 माइनस 2 थीटा। जब हम यहाँ से मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करते हैं तो डी जेड अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0, एंड 0 कब होता है, जब साइन की वैल्यू 0 होती है तभी होता है ये 0, है ना। साइन 0 कब होगा, जब साइन 0 डिग्री पे निकालोगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, पाई बाय 6 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई कि थीटा की वैल्यू मेरी पाई बाय 6 हो गई। अब थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 आ गई, लेकिन इस पे मैक्सिमा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें देखना है। ऑल द क्वेश्चन में उसने मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो आएगा ही आएगा। आप चाहो तो क्वेश्चन यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन क्योंकि इसने नन ऑफ दीज भी दिया है तो इसलिए हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सी d2z अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, मुझे इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव आया था, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो -2 cos पाई बाय 3 माइनस 2 थीटा बनेगा, है ना। अब आप क्या बोल सकते हो यहाँ से बच्चे कि ये जो है मेरा, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं किस पे, पाई बाय थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 रखते हैं। तो जब आप थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, cos पाई बाय 3 माइनस 2 इंटू पाई बाय 6 इज पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 इज 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया -2। मतलब मेरा d2z अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो आया है वो नेगेटिव आया है, और जब भी मेरा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमा की वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमा के लिए पाई बाय 6 होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो वो 20% मैंने बोला उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां आपका सोल्यूशन थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप देख के आंसर लगा सकते हो, जैसे अभी हमने डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन की बात की थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो क्या है, इसका मुझे इंटीग्रेशन बताना है, ठीक। तो अगर आप बहुत ध्यान से इसे एनालाइज करो बच्चे, तो आप देखोगे कि इसका अगर मैं नीचे वाले का फैक्टर कर दूं तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसके फैक्टर ये लिख सकती हूँ क्या, x4 - 1 के x² - 1 x² + 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा dx अपॉन में 1 + x², और ये तो मेरा क्या बन गया, a² + x² का फॉर्मूला बन गया। तो 1/a² + x² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो आप इसको क्या लिख सकते हो सीधा, tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एरिया फॉर्म बाय द लाइन x = 0 y = 0 एंड x + y + 2 = 0। इसका मुझे आंसर बताना है कि क्या होगा, क्या एरिया फॉर्म होगा, ठीक है ना। सी सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन बना लेती हूँ। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन बनाऊंगी और इसके पॉइंट निकालूंगी तो क्या बनेगा, देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रही हूँ जिससे मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगी। x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू -2, है कि नहीं। अब आप इससे क्या बना सकते हो, यहाँ पर डायग्राम बनाओ। x की वैल्यू अगर आपने 0, यहाँ पर आपका मान लिया मेरा कितना है 0 -2, और यहाँ पर आपका कितना है -2, 0, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दो, ठीक है। और क्या बोल रहा है, x = 0 एंड y = 0, इस पे आपको बताना है। तो इस पे अगर आप बताओगे तो आपका कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ गया क्या, ये वाला एरिया मेरा, मुझे इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास जो है ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए वहां पर आप सीधा ये लिख दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो आपका जो पूरा का पूरा आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाते हो उसे मत लगाओ, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनता दिख रहा है तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ से समझ आ गया क्या। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, ये कहता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक है ना। तो मुझे इसका सोल्यूशन बताना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, dy/dx इक्वल टू 1 + y²। तो करते कैसे हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो y के साथ y वाली टर्म लिख लेते हैं 1 + y² एंड x के साथ x वाली टर्म लिख लेते हैं ये, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1/a² प्लस x² हो गया। तो 1/a² प्लस x² का क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ पे आपका 1 का इंटीग्रेशन इज x एंड x का इंटीग्रेशन इज x²/2 एंड द कांस्टेंट टर्म शुड बी हियर। तो आंसर आपका कितना आ गया, tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस x²/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, sin x प्लस y sin x माइनस y प्लस sin y प्लस z sin y माइनस z sin z प्लस x sin z माइनस x। इसका आंसर मुझे बताना है। एक और फॉर्मूला आपको पता अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं बता रही हूं कि sin a प्लस b sin a माइनस b इज इक्वल टू वॉट, cos 2b माइनस cos 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। और आया कहाँ से, आप इसके अंदर 2 का अगर पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 sin a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा। एंड 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b cos b माइनस a cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, वो वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। cos x माइनस cos y वाला जो आपका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका बन जाता है यहाँ से। तो अब हम यही फॉर्मूला यूज करके ये बना सकते हैं, ठीक। तो मैं ये फॉर्मूला अगर यूज करूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चे, cos 2y माइनस cos 2x, अगले वाले के लिए प्लस cos 2z माइनस cos 2y, और उससे अगले वाले के लिए cos 2x माइनस cos 2z। तो अब अगर आप देखो तो आपका सब कुछ कट्टम, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, बी। आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। नाउ सी द नेक्स्ट, रुको, ठीक है। इफ ट्राइंगल एबीसी ए की वैल्यू दी हुई है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, sin 2a। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चे, सबसे पहले आप ये एनालाइज करो कि क्या जो मुझे वैल्यूज दी हैं इससे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। नहीं बनता तो ऑब्वियसली वी हैव साइन कोसाइन वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अगर मैं देखो 3 4 5, तो बच्चे ये तो राइट एंगल के ही पॉइंट है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से तो मेरा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है ना। मैं इसको 3 लिख सकती हूँ, इसको 4 लिख सकती हूँ, इसको 5 लिख सकती हूँ, ठीक। तो a के सामने वाला a होता है, b के सामने वाला b होता है, और c के सामने वाला c होता है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या बताना है, sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। तो sin a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin a इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin a अगर मैं निकालूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos a निकालूं तो cos का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया मेरा 8 24/25। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ये मुझे इसके वर्टिसेस दिए और मुझे कोऑर्डिनेट बताना है इन सेंटर का। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है मेरे पास ए बी एंड सी, ठीक है ना। ए की वैल्यू आपको ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए -36,7, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 20,7 एंड सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0,-8, ठीक। ए के सामने वाला ए होता है, बी के सामने वाला बी होता है एंड सी के सामने वाला सी होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर का फॉर्मूला होता है। सेम यहाँ पर अगर दूसरा कोऑर्डिनेट बोलूँ तो ay1 प्लस ay2 प्लस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। ये आपका इन सेंटर का फॉर्मूला होता है बच्चे।
तो अगर आप देखो आपके पास x1, x2, x3, y1, y2, y3 तो है, ABC नहीं है, और ABC आप कैसे निकाल सकते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो अगर मैं a निकालूं तो a मेरा कितना बनेगा, यहाँ से देखो अंडर रूट 20 माइनस 0 मतलब 20 का स्क्वायर हो गया 400 एंड 7 माइनस ऑफ माइनस 8 मतलब 15 का स्क्वायर हो गया मेरा कितना 225, तो ये 625 हो गया, मतलब मेरा a आ गया यहाँ से 25। b का अगर मैं निकालूं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 36 माइनस 0 इज माइनस 36 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से अगर आप देखो 7 प्लस 8 मतलब ये 15 का स्क्वायर, और ये आपका क्या देता है, दिस गिव्स यू 39, ठीक है। 39 का स्क्वायर बनता है ये कंप्लीट आपका राइट एंगल ट्राइंगल का ये एक फॉर्मूला है यहाँ से c। ना अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो ट्रिपलेट है ये 36, 15 एंड 39। c का निकालू वैल्यू तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 तो ये हो गया माइनस 36 माइनस 20 इज 56 माइनस का, और आगे आपका 0, 7 माइनस 7 0, तो ये कितना आ गया आपका 56। मतलब अब मेरे पास a b c की भी वैल्यू आ चुकी है। अगर ये वैल्यू आ गई है तो आप इसके अंदर वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं क्या। a की वैल्यू रखती हूँ 25, x1 की वैल्यू इज माइनस 36 प्लस b की वैल्यू आई आपकी 39, x2 की वैल्यू इज 20 एंड c की वैल्यू आई आपकी कितनी 56 एंड x3 की वैल्यू कितनी है वहां से 0। तो और a b c अगर आप लिखें तो a b c आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 25 प्लस 39 प्लस 56, इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा ऐड करके कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 900 प्लस ये आ गया आपका कितना 39 इंटू 20 तो 780, ठीक है। अपॉन में नीचे आपका सम करके कितना आ रहा है 25 प्लस 39 120, ठीक। तो ये कितना आ गया मेरा माइनस 120 अपॉन 120, तो आंसर हो गया यहाँ से -1। मतलब कि मेरी x की वैल्यू जो x कोऑर्डिनेट है वो तो -1 है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर मेरा करेक्ट है। नाउ मूव टू द सेकंड वन। तो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट इरेज करूं, ये मेरा x1 आ गया, ठीक। x1 की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y1, ठीक है ना। y1 की वैल्यूज अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर आपका बस एक क्या चेंज हो जाने वाला है, ये चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इनकी वैल्यूज मैं चेंज कर देती हूँ, सी है या आई एम राइटिंग द कंप्लीट फॉर्म सी। y1 का अगर हम लिखें बच्चे तो y1 क्या हो जाएगा, a की जगह आपका कितना है 25 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस आपका कितना है 39 इंटू y1 की वैल्यू 39 के बाद y1 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से y1 की वैल्यू इज 7, y2 की वैल्यू 7 प्लस यहाँ से आपका 56 इंटू -8 डिवाइड में आपका कितना आ गया 120 ही है सम, a प्लस b प्लस c अगेन 120 ही रहेगा। तो 25 इंटू 7 इज इक्वल टू वॉट 175 प्लस में आपका 7 इंटू 39 कितना हो गया 7 में 6 21 और 6 हो गया 273 माइनस में ये हो गया आपका एक मिनट ये आपका कितना आ गया 8 6 जा 48 4 एंड 8 5 जा 40 तो 448 आ गया, राइट। दिस इज 448। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, देखो यहाँ 120, तो अगर आप देखें 5387741 ये आपका आ गया 0/120, तो आंसर कितना आ गया 0, मतलब y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू -1 कहाँ पे आ रही है ऑप्शन नंबर ए में, तो इन सेंटर क्या हो गया आपका -1, 0। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके जरूर लेंदी आएंगे और ये क्वेश्चन आपके स्पीड ब्रेकर होते हैं। तो बच्चे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना है पहले। चलो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 21, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड नॉर्मल टू दिस। इस लाइन के नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो कैसे करेंगे, देखो हमारी ये इक्वेशन दी हुई है x - 2y + 1 = 0, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका जो पॉइंट दिया है 1, 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ से मेरा ये 90 डिग्री बन रहा है, तो मुझे अगर इसका स्लोप निकाल लूँ तो इसका स्लोप पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसका स्लोप निकालो तो y = कितना आ जाएगा 1/2x + 1/2, ठीक है ना। यहाँ से आपका स्लोप कितना आया, स्लोप इज 1/2। इसका स्लोप मैंने m माना है और इसका स्लोप m1 माना है, तो m1 कितना हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, क्या स्लोप -2 हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है ना। तो आप रखो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला दिस हुज कोऑर्डिनेट्स इज 6, ठीक है। तो ये मुझे टेंजेंट की इक्वेशन दी है पैराबोला में, पैराबोला में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। पैराबोला की इक्वेशन दी है एंड कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो अगर मेरे को पैराबोला की इक्वेशन दी है तो जिसका टेंजेंट है वो क्या होगा? y की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी 6 आ गई। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास dy बाई dx होना चाहिए। तो dy बाई dx जब आप निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे? आपके पास इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू में कितना 6x, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 2y dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया 6, एंड dy अपॉन dx आपका यहाँ से कितना आ गया 6 अपॉन 2y, एंड y की वैल्यू अगर आप 6 रख दो जो कि आपको दी हुई है तो आ गया आपका 1 अपॉन 2, ठीक है। ये आपका स्लोप आ गया। नाउ इक्वेशन में वैल्यू रख दो y माइनस y1 कितना है 6 एंड m इतना हो गया, x माइनस x1 भी कितना आया है 6। तो सॉल्व करो 2y माइनस 12 इक्वल टू x माइनस 6, तो x माइनस 2y प्लस 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर, और c आपको ये दिया हो तो एंगल बताना है a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का। सी बच्चे ये आपका सी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो उसका रिजल्टेंट सी आ रहा है। तो जब भी हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है उसका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये बनेगा, ठीक है। लेकिन सी तो आपको ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर हम देखें तो मैं स्क्वायर रूट हटा दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2ab cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब मुझे ये बताओ क्या मेरा ए वेक्टर 0 हो सकता है? ए तो मेरा 0 नहीं हो सकता, बी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब cos थीटा 0 होगा। cos थीटा अगर 0 है तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पाई बाय 2, मतलब ये परपेंडिकुलर होंगे, तो ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड प्लेन दिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू प्लेन दिस। जब भी कोई लाइन किसी प्लेन के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है भाई? अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो उस पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या बननी चाहिए? ये बननी चाहिए। सिर्फ सी की वैल्यू डी की वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है वो आप रख लो यहाँ पर, 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3 इक्वल टू के। तो आपका के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3 माइनस 10 माइनस 6 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आ गई माइनस 13। अब ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो तो आपकी इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू माइनस 13। तो आप इसे लिख सकते हो 3x माइनस 5y प्लस 2z प्लस 13 इक्वल टू 0। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय दिस। ये है मेरा। देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज दिस विल बी। सी बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। जब भी आपको ऐसा पूरा कोई भी क्वेश्चन दिया, जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन बोले, कितनी भी लंबी सीरीज दी हो, उसमें क्या करो आप? फर्स्ट टर्म को लो, फर्स्ट टर्म लो, लास्ट टर्म लो और इसका अंडर रूट कर लो। दैट्स इट। ऑप्शन आपका यहाँ से खत्म। तो ये आपका 2 रेज़ टू पावर n, अंडर रूट हटाओगे तो 1/2, तो 2 की पावर कितना आ गया? n/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है। नाउ अगर मैं सोल्यूशन के थ्रू जाऊं तो कैसा होता है और क्या कहते हैं और किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा सकता है, इसको आप नोट कर लें। अगला देखें इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो ये जो आपकी टर्म्स दी हुई हैं इसको आप लिख लेते हो अंदर। जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं उन सबको आप अंदर रख लेते हो, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं ये? n+1 टर्म, n+1 टर्म यहाँ लिख देते हो, n+1 का अंडर रूट लेते हो। तो ये आपका 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर n तक मल्टीप्लाई है ना। इसका अंडर रूट कहाँ तक है? n+1। तो अगर आप इसको लिखो तो ये कितना हो गया? 2 0 प्लस 1 प्लस 2 से लेके n तक का सम है और इसका अंडर रूट n+1 में है। अब देखो ये मेरी क्या हो गई? ये मेरा सम और n टर्म्स वो मुझे दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर n इंटू n+1 अपॉन 2।
और अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये 1/n+1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो 2 की पावर कितना आ गया n/2। तो यहाँ से भी आपका आंसर यही आएगा। तो आप अगर ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है तो सिंपल क्या करना है, आगे और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लेकर उसका अंडर रूट कर दो तो ज्योमेट्रिक मीन आपको मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉक टेस्ट। आगे जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो बच्चे जिस भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिस भी डेट को आपका एग्जाम है, जस्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गिव योर बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मेरा नाम जगत तिवारी है। तो पिछली बार भी हम लोगों ने मॉडल पेपर किया था, प्रैक्टिस की थी। इस बार भी हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। मेरी एक बात याद रखिएगा कि आप अपनी मंजिल से बहुत नज़दीक हैं, बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन का सपना पूरा हो जाएगा। चलिए आइए मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि V चाल, R त्रिज्या और G त्वरण है, ठीक है, V, R और G के बारे में कह रहा है, तो निम्न में से कौन विमाहीन है? विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? ऑप्शन है V²/RG, V²R/G, V²G/R और आखिरी ऑप्शन है बेटा V²RG। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें ये सोचेंगे कि हम V, R और G की वैल्यू पुट कर देंगे, डायमेंशन पुट कर देंगे, जो विमाहीन आ जाएगा वही हमारा आंसर आएगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें वहां पे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? हमें एक सूत्र आसानी से पता होता है। क्या सूत्र पता होता है बेटा? tan थीटा बराबर V²/RG, ये हम जानते हैं। और किसी हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हर त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होता है? विमाहीन होता है, चाहे वो साइन हो या वो कॉस हो या टर्न हो। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? V²/RG। तो हमारा इसका आंसर पहला पार्ट। बात समझ में आ गया? चलिए बेटा अगले प्रश्न पे बात करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वेक्टर A बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप लिखा हुआ है और वेक्टर B बराबर -i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप लिखा है। तो हमें इन दोनों के बीच का कोण बताना है। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ऑप्शन दे रखे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी दो वेक्टर के कोण की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक सूत्र लगाते हैं। वो सूत्र ये है बेटा, देखिए ध्यान से, cos थीटा बराबर a.b बटे mod a mod b। ठीक है, ये हम सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले इनका अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं। तो बेटा इसका अदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे? ए हमें ये दिया है, बी हमें ये दिया हुआ है। तो अदिश गुणनफल तो निकालना सबसे आसान होता है। क्या होता है? आई का गुणा आई से कर दें, जे का गुणा जे से कर दें और के का गुणा के से कर देते हैं। चलिए गुणा करते हैं। तो a.b, ए कितना? आई कैप, यहाँ पे कितना है? -i कैप। तो क्या होगा? 1 गुणे -1 प्लस यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है समझिएगा इस चीज को। ये कितना है? 2, ये कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 × 1। यहाँ पे क्या लिखा है? k का कोफिशिएंट 1 है, k का कोफिशिएंट -2 है, तो 1 × -2 प्लस 1 × -2। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारे लिए -1 प्लस 2 -2। तो ध्यान से देखिए कितना आ रहा है बेटा? -1 आ रहा है। और मॉड ए कितना आएगा? अगर हम मॉड ए की बात कर लें तो बेटा मॉड ए कितना आ जाएगा? मॉड ए आएगा √, देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ जाएगा बेटा? √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से √6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? √6 आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारा मॉड ए आ रहा है। ठीक है, अगर हम मॉड बी की बात करें, देखिए मॉड बी क्या आएगा हमारे लिए? तो बेटा मॉड बी भी कितना आएगा? देखिए -1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट में चलेगा ये। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, -2 का वर्ग 4, कितना आ रहा है? √6 आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a.b भी हमारे लिए कितना आया था? -1 आया था। ठीक है, देखिए तो cos थीटा आया -1। ठीक है, मॉड ए कितना है? √6, मॉड बी भी कितना है? √6। ठीक है, तो √6 × √6 यानी कितना आ गया? -1/6। क्या ये कोई कोण बनाता है? क्या ये 30 डिग्री है? क्या ये 45 डिग्री है? क्या ये 60 डिग्री है? नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गया आसानी से? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा, एक कार 700 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पे गति करती है। एक कार है जो अर्धवृत्ताकार पथ पे चल रही है। ठीक है, यदि ये पथ से एक सिरे से प्रारंभ करती है और दूसरे सिरे पर रुक जाती है तो कार का विस्थापन ही तो पूछ रहा है। मान लो भैया ये हमारा अर्धवृत्ताकार पथ है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारी कार है।
ठीक है, तो यहाँ चल रही यहाँ तक पहुंच गई भाई, ठीक है। और ये अर्धवृत्ताकार है तो इसका हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दे रखी है, कितनी त्रिज्या दी गई है, 700 मीटर दी गई है, त्रिज्या 700 मीटर दी गई है। तो इसका विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ दो। अगर आप प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ देंगे तो विस्थापन कितना आएगा बेटा, 700 प्लस 700, यानी जो हमारा विस्थापन आएगा वो आ जाएगा 1400 मीटर। क्या बात समझ में आ गई, 700 प्लस 700 यानी 1400 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सी आ जाएगा। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, प्रक्षेप गति में वस्तु का त्वरण उच्चतम बिंदु पर क्या होगा। प्रक्षेप गति में वस्तु का त्वरण उच्चतम बिंदु पर क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रक्षेप गति बना ही लेते हैं। देखिए ये प्रक्षेप गति है, उच्चतम बिंदु की बात कर रही है, मतलब यहां की बात कर रहे हैं। तो हमें पता होता है कि उच्चतम बिंदु पर सिर्फ एक ही चीज होती है, v cos थीटा होता है, v sin थीटा 0 हो जाता है, और त्वरण हमेशा कहाँ रहता है, नीचे होता है, डाउनवर्ड दिशा में, ठीक है, नीचे होता है। तो प्रक्षेप गति में वस्तु का त्वरण उच्चतम बिंदु पर क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ g होगा। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? इसका आंसर ए पार्ट यानी g होगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे। देखिए एक सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे 30 न्यूटन है, यहाँ पे 5 किलो, यहाँ पे 1 किलो है, ठीक है। तो उपरोक्त प्रश्न में डोरी का तनाव बताना, मतलब हमें तनाव यहाँ पे बताना। सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, त्वरण, यानी क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, बराबर ma होता है। तो बेटा यहाँ पे मास की जगह दो, देखो मास की जगह दो चीजें हैं, एक 5 किलो है, एक 1 kg है, ठीक है, 5 kg, एक 1 kg। तो टोटल मास कितना होगा, देखो तो ऐसे निकालेंगे, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, सुनते जाइएगा। F बराबर m1 प्लस m2a, इन दोनों डिब्बों को एक मान लो। अगर आप इन दोनों डिब्बों को एक मान लोगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। कितने फोर्स से घसीट रहे हो, 30 न्यूटन से घसीट रहे हो, तो F की जगह क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। 30 बराबर यहाँ पे क्या होगा, m1 प्लस m2 यानी 6 हो गया, 6 इंटू a हो गया। तो ये बराबर कितना आ गया, 30/6। तो बेटा a का मान कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे प्रश्न ये नहीं पूछा है, त्वरण नहीं पूछा, हमसे तनाव पूछा है। तनाव किसके आगे लगा हुआ है, 1 kg के आगे। देखो ना T किसके आगे बना हुआ है, 1 kg के आगे बना हुआ है, तो बराबर ma लगा देंगे। अगर हम बराबर ma लगा देंगे मेरे दोस्त, तो देखो यहाँ पे T बराबर m इंटू a, m कितना 1 किलो, a कितना 5, तो T कितना आ गया 5 न्यूटन। T यहाँ पे कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसमें, सी पार्ट। क्या क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाती है। एक पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान की क्या हो रही है, 4 गुना हो रही है, ठीक है। तो नया रेखीय संवेग बताना है। तो मेरे दोस्त ये सुनो, अगर प्रारंभिक गति अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की 4 गुनी है, तो इसका मतलब ये है कि के एफ बराबर कितना दे रखा है, 4 गुणे के आई। क्यों भैया यहाँ तक बात समझ में आती है? के एफ बराबर कितना हो गया, 4 गुणे के आई हो गया। के एफ क्या लिखेंगे, के एफ क्या होगा, के एफ को लिख सकते हैं बेटा pf स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। यही तो था गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, बराबर 4। द्रव्यमान तो वही होगा पिंड का, वो पिंड थोड़ी बदल रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, pi स्क्वायर बटे 2m। देखो 2m से 2m कट गया, pf बराबर 4 इंटू पी स्क्वायर। मेरे दोस्तों pf बराबर कितना होगा, अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो 2pi हुआ। तो अगर यहाँ पे 2pi आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो संवेग है वो प्रारंभिक का क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहला। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ऐसे ही पेपर इसी स्पीड से आपको अपने पेपर में करने हैं एग्जाम में। तो पी एफ बराबर यहां पे कितना आ रहा है, 2pi। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। किसी मोटर का फ्लाई व्हील है जो घूमता है, पंखा समझ लो, 40 रेडियन पर सेकेंड की कोणीय चाल से चक्कर लगा रहा है। 5 सेकंड में वो रुक जाता है, 5 सेकंड में वो स्थिर हो जाता है। तो इसका कोणीय त्वरण बताना, सबसे आसान क्वेश्चन। जिन बच्चों को वहां के एग्जाम सेंटर में अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो वो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, v बराबर u प्लस एटी। बस ये याद रखेंगे, v बराबर u प्लस एटी। तो v की जगह लिख दो ओमेगा। ओमेगा मतलब अंतिम कोणीय वेग, u क्या होगा, ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग, अल्फा कोणीय त्वरण। समय तो सबके लिए एक ही जैसा होता है ना, समय तो सबके लिए एक जैसा होता है। तो यहाँ पे खुद ही कह रखा है वो स्थिर हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। तो ओमेगा क्या होगा, 0। ओमेगा नॉट क्या दे रखा है, 40 रेडियन पर सेकेंड,
अल्फा निकालना है, कितने सेकंड में स्थिर हो रहा है? 5 सेकंड में। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 5 अल्फा बराबर -40, तो अल्फा बराबर कितना आ गया -40/5। तो बेटा भाग देना तो आता है ना, कितना आएगा -40/5 कितना आएगा -8। यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैंने क्यों पूछा, वहां एग्जाम में 5 6 मत लिख दीजिएगा, 5 से 30 मत लिख दीजिएगा, ठीक है? तो क्या आएगा 5 8 जा 40, तो यहाँ पे क्या आएगा -8 आ जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? बी पार्ट। आगे बढ़े, भाग में गलती नहीं कर देना जल्दबाजी में, सारा पेपर आता है और पहले गलती कर दो भाग देने में। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, देखिए ध्यान से। पृथ्वी की तुलना में कोई ग्रह है, होगा भाई, किसी उसका ग्रह का द्रव्यमान 2 गुना है और त्रिज्या आधी है, तो गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र पता होना चाहिए? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्यों, यही तो होता है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब एक ऐसा ग्रह ले लो जो पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 गुना है, मान लीजिए जी डैश जी, द्रव्यमान की जगह क्या लिख देंगे 2 गुना, तो 2m हो गया। त्रिज्या की जगह क्या लिखेंगे, आधा कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, आधा कर रहे हैं, यानी re/2 कर रहे हैं, re/2 का स्क्वायर होगा। देखिए ये बट यहाँ पे 4 आ जाएगा वर्क करने पर, 4 ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर 4 दूनी 8 हो जाएगा तो यहाँ पे जी डैश बराबर कितना आएगा बेटा 8 इंटू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है भैया। ये वैल्यू कितनी है, जी है, जी कितना होता है 10 होता है, जी कितना होता है 10 होता है। ये बात समझ में आती है? 10 गुणे 8 कितना होगा 80, ये तो आएगा। लेकिन क्या 80 कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा लास्ट पार्ट। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? द्रव्यमान 2 गुना था, त्रिज्या हमारी क्या थी आधी थी, तो आर की जगह re/2 लिख दिया और उसके एम की जगह 2m लिख दिया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 80 आंसर आएगा। तो इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा, इसलिए आंसर लास्ट पार्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। द्रव में डूबी वस्तु पर उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है? चलिए बात कर लेते, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये द्रव है और यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, और तुमने इसको ताकत से दबा रखा है, ठीक है। तो ये जितने भी पानी की बूंदें होंगी, ये द्रव जो होगा वो हर इस वस्तु के हर बिंदु पे एक बल लगा रहा होगा ताकि उसमें ना जाए, उसमें ना डूब पाए। तो उसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? समझ में आती चीजें, आसान है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पानी की सतह से h गहराई पर एक छिद्र है, एक, ठीक है, एक होल है जिससे पानी बाहर निकल रहा है। तो उस पानी जिस रफ्तार से बाहर निकल रहा है उसका वेग बताना है आपको। कैसे बताएंगे, देखिए मान लीजिए ये एक पानी है कि टंकी है और यहाँ पे हमने छेद कर दिया और इस पूरे के पूरे मान लो बाल्टी है, ठीक है, पानी की बाल्टी है और छेद कर दिया, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। तो पानी किस वेग से बाहर निकलेगा ये हमें बताना है, पानी किस वेग से बाहर निकलेगा हमें ये बताना है। और पानी की सतह से h गहराई पर, पानी की सतह से h गहराई पे जब भी ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए तो एक सिंपल सा एक सूत्र होता है, हम वो लगाएंगे। कैसे? सारे बच्चे ये सूत्र जानते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में जब छेद नहीं था, छिद्र नहीं था, तो क्या था, प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। अगर प्रारंभिक वेग 0 था मेरे दोस्त, v² बराबर u0 का स्क्वायर, पानी नीचे जा रहा है ना, पानी नीचे जा रहा है ना, 2 इंटू ये कितना लेंगे जी, एच कितना लेंगे h। आप सोचोगे सर माइनस लेना चाहिए था, तो माइनस जी, और h घटेगा, h कम होता जाएगा तो माइनस h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v² बराबर 0² प्लस 2gh। तो मेरे दोस्त v बराबर कितना आएगा, √2gh, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी पार्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आसान है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इसका आंसर सी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, प्रतिबल का विमीय सूत्र किसके बराबर होता है, प्रतिबल का विमीय सूत्र किसके बराबर होता है, हमें इसकी बात करनी है। तो प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। प्रतिबल यानी क्या होता है बेटा, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया किसी और का भी सूत्र होता है, किसका होता है, दाब के बराबर होता है। बिना विमीय सूत्र निकाले हम इसको आंसर बता सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दाब।
क्लियर हो गया? बल बटे क्षेत्रफल, यानी हमारा आंसर प्रेशर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? पानी की, लोहे की, बालू की, कि यूकेलिप्टस तेल की? मेरी बात समझिएगा, जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? वाटर, SW लिख दे रहा हूं मैं, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और यही सबसे ज्यादा होती है, यही सबसे ज्यादा होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका पता है, अगर जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है उसी को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है उसको गर्म करने में कम टाइम लगता है। इससे विशिष्ट ऊष्मा इसकी ज्यादा है तो उसे ज्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है तो उसे कम हीट चाहिए, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा? पानी। क्लियर है? वाटर। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, किसी ठोस का क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, ठीक है, 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक पूछ रहा है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन गिवन है, मतलब बीटा दे रखा है। बीटा कितना दिया हुआ है बेटा? 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। आपको फॉर्मूला पता होगा, बीटा बराबर 2 अल्फा। और एक चीज और आप याद रख लीजिए, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3 होते हैं, इसे याद रख लीजिए, बहुत काम की चीज है। गामा बराबर 3 अल्फा। गामा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आयतनिक प्रसार गुणांक। बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक यानी लीनियर एक्सपेंशन। तो बीटा दे रखा है, अल्फा निकालना है। कितना है? 2 × 10⁻⁵ बराबर 2 अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 2 × 10⁻⁵ बटे 2, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया? 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर मैच कर रहा है? हाँ, बी आंसर मैच कर रहा है। क्या क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, निम्नलिखित में से कौन स्थिर ताप पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्थिर ताप की बात कर दी। आइडियल गैस की क्वेश्चन क्या थी? आइडियल गैस की क्वेश्चन क्या थी? PV बराबर nRT। आइडियल गैस की क्वेश्चन PV बराबर nRT थी। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो गया, R तो वैसे ही गैस कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोल की संख्या तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये PV बराबर K हो गया, और P बराबर क्या आएगा बेटा? K/V आएगा, यानी दाब और आयतन के बीच का ग्राफ बताना है हमें। किसके बीच का ग्राफ बताना है? दाब और आयतन के बीच का क्या बताना है? ग्राफ बताना है। तो अगर ध्यान से देखो, P हमारा y एक्सिस है, वॉल्यूम हमारा x एक्सिस है, तो हमारे कौन से ग्राफ को फॉलो करेगा? y बराबर 1/x को। और y बराबर 1/x का ग्राफ क्या होता है? P और V अगर हम लिख दें, ये कुछ इस प्रकार होगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा, और x घटेगा तो y बढ़ेगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए पार्ट। क्या चीजें क्लियर है? समझ में आ रही है? तो ये y बराबर 1/x का ग्राफ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। समायतनिक प्रक्रम के लिए उपयुक्त क्या होता है? पहले तो यही पता हो कि समायतनिक प्रक्रम क्या होता है। तो बेटा समायतनिक प्रक्रम जो होता है, एक सेकंड, ठीक है, हाँ, जो समायतनिक प्रक्रम होता है यानी आइसोकोरिक होता है, सम प्रक्रम की कंडीशन क्या होती है? आयतन नियत होता है, सिंपल, वॉल्यूम कांस्टेंट है, V क्या रहेगा? नियत रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कार्य हमेशा 0 होता है, क्योंकि क्यों 0 होता है? dW बराबर क्या होता है बेटा? PdV। तो ये तो चेंज ही नहीं हुआ, तो 0 आ गया। तो P × 0 बराबर क्या हो गया? 0। कार्य 0 हो गया। अगर कार्य 0 हो गया तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? dQ बराबर du + dW। तो dW क्या हो गया? 0 हो गया। dW 0 हो गया। अगर dW 0 हो गया तो dQ किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे dQ किसके बराबर आएगा बेटा? du के। इसका आंसर पहला। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, आसान है। चलिए आगे बात करते हैं। 16, देखिए ध्यान से। किसी कण के सरल आवर्त गति का समीकरण y बराबर 3 sin ωt + 4 cos ωt है, तो इस गति के लिए आयाम लिखना है। सिंपल सा एक सूत्र याद रखने का जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको एक आयाम की बात निकाली जाए तो आप ये बात फॉर्म में याद रखिए, √a1² + a2² + 2a1a2 cos φ। ठीक है, cos φ क्या होगा? दोनों के बीच का
इन दोनों के बीच का कोण बताना है। cos फाई क्या होता है, इन दोनों के बीच का कोण बताना है। तो साइन और cos के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 4 है, लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे cos 90। ठीक है, साइन और cos में 90 डिग्री का तो चेंज होता है, cos 90 का मान 0, तो ये पूरा टर्म 0। बेटा आयाम कितना आएगा 9 प्लस 16, 16 25, 16 9 25, रूट 25 यानी कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, बी पार्ट। क्या बात समझ में आती है, आसान है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र गलत है, क्योंकि ध्वनि का संचरण उन्होंने क्या मान लिया था। देखो न्यूटन ने ये कहा था कि जो ध्वनि का संचरण वायु में होता है वो कौन से प्रक्रम में होता है, समतापी यानी आइसोथर्मल में होता है। तो उस हिसाब से जब उन्होंने कैलकुलेट किया था तो न्यूटन के हिसाब से वो 280 मीटर पर सेकंड के आसपास आ रही थी, लेकिन हकीकत में ध्वनि की चाल वायु में 330 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तो ये काफी अंतर आ गया। तो फिर उसे करेक्ट किसने किया था, लाप्लास ने किया था। तो लाप्लास ने ये कहा था कि ध्वनि का संचरण वायु में समतापीय नहीं बल्कि रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है, और तब ये जाके सूत्र दिया था लाप्लास ने करेक्ट करने के बाद, v बराबर अंडर रूट ऑफ गामा पी बटे रो। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में लाप्लास की बात नहीं की है, हमसे न्यूटन की बात की। तो न्यूटन ने क्या माना था, समतापीय प्रक्रम माना था, इसलिए इसका आंसर पहला होगा। अगर लाप्लास की बात करता तो आंसर क्या होता, रुद्धोष्म होता। ठीक है, और लाप्लास ने कौन सूत्र दिया था, ये दिया था v बराबर अंडर रूट ऑफ गामा पी बटे रो। गामा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। गामा को लिखते हैं हम लोग Cp बटे Cv। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा। एक धन आवेश है जो 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 4 न्यूटन पर कूलाम दे देता है। ठीक है, तो 4 मीटर की दूरी पर इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। पहले Q आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होता है पहले यही निकाल देते हैं। Q आवेश की वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होता है, इसका सूत्र ये होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इस सवाल में समझ में आ रहा है E किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली r स्क्वायर के। तो हमें E2 बताना है भाई, ऐसे लिखो क्वेश्चन को, देखो तो E2 बटे E1 बराबर, क्या बात समझ में आ रही, E2 बटे E1 बराबर क्या लिखेंगे, इसके रेसिप्रोकल में है, यहाँ पे ऊपर E2 है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। R1 कितना सवाल में देखो, R1 2 मीटर है, R2 कितना 4 मीटर है, और E1 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। E1 कितना है 4 है बेटा, R1 कितना है 2 है, R2 कितना है 4 है, 4 मीटर है का स्क्वायर। तो 2 बटे 4 1 बटे 2, 1 बटे 2 का वर्ग 1 बटे 4 आएगा। तो E2 बटे 4 बराबर 1 बटे 4, 4 से 4 कट गया, तो E2 यहाँ पे कितना आ गया 1 न्यूटन पर कूलाम। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है, इसका आंसर बी पार्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, सुनिएगा ध्यान से। एक संधारित्र जिसकी धारिता 50 माइक्रोफैरेड है, एक संधारित्र है जिसकी धारिता 50 माइक्रोफैरेड दे रखी है तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सी कितना दे रखा है 50 माइक्रोफैरेड, माइक्रो मतलब 10 की घात -6 फैरेड, फैरेड इसका मात्रक होता है। वी कितना दे रखा है 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब C और V की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 C कितना है 50 गुणे 10 की घात -6, V कितना है V का स्क्वायर 100 हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है, यहाँ तक बात समझ में आती है। 25 दूनी 50, 2500 हुआ, 2500 यानी 25 गुणे 10 की घात -4 जूल। कोई आंसर मैच कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहा है। 25 गुणे 10 की घात 4 को 2.5 गुणे 10 की घात -3 जूल भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी पार्ट आएगा। क्या बात समझ में आ रही है, सिंपल सा हाफ CV स्क्वायर हमने क्या लगा दिया, सूत्र लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये किरचॉफ के बेस्ड है, सिंपल सी बात है, 1 का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसे तो ओरल कर देंगे। देखो यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, तो यहाँ पे कितने जा रहा है 4 एम्पियर जा रहा है। 4 एम्पियर गया 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 गया, यहाँ से 2 एम्पियर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा 2 एम्पियर बचा।
2 एम्पियर में 1.5 एम्पियर नीचे चला गया तो ऊपर कितना जाएगा 0.5 एम्पियर। आसान है, सिंपल सी बात है। और एक बात और याद रखिएगा, इसका तो आंसर 0.5 एम्पियर आ रहा है। धारा एक ऐसी चीज होती है, वस्तु नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, उसके बावजूद भी ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, इसे याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। चलिए आगे बात करते हैं। जितने मैं बिंदु बीच में बता रहा हूं इसे नोट करते चलिए, ये आपके पेपर में सीधे सीधे आएंगे। अगले प्रश्न बात करते हैं। किलोवाट घंटा मात्रा के kWh की बात हो रही है, kgf की बात नहीं कर रहे हैं, पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, kWh किलोवाट घंटा की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसका मात्रक होता है? ये एनर्जी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। 22। ठीक है, v वेग से गतिमान एक आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, कण को बिना विक्षेपित हुए गति करेगा। सबसे अच्छा सवाल। मान लीजिए, देखिएगा बेटा ध्यान से, एक सेकेंड। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हमने पैदा कर दिया, इधर प्लस प्लेट दे दी, इधर माइनस दे दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स क्या होंगी? प्लस से माइनस, हायर से लोअर चलेंगी। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। हमने यहाँ पे क्रॉस बना दिया, अब चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया? चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। ठीक है, अब हमने एक चार्ज को प्रक्षेपित किया और जो ये चार्ज है ये बिल्कुल सीधे निकल गया, ना ऊपर गया, ना नीचे गया, ना अंदर गया, ना बाहर गया, बिल्कुल सीधे निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसके चार्ज के ऊपर, इस आवेश के ऊपर जितना चुंबकीय बल आया उतना ही विद्युत बल आया, तो दोनों आपस में एक दूसरे क्या हो गए? बराबर हो गए। जिस कारण से अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, बेटा देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर ये बराबर हो जाएंगे तो चुंबकीय बल क्या होगा? देखिए, चुंबकीय बल होगा, ऐसे लिखेंगे, Fm बराबर, और विद्युत बल क्या होगा? Fe होगा। चुंबकीय बल क्या होगा? QVB, और विद्युत बल क्या होगा? QE होगा। Q से Q काट दीजिए तो VB बराबर E आएगा। तो हमसे V पूछा है, तो V बराबर क्या आएगा बेटा? E/B आएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही दिखाई दे रहा है? लास्ट पार्ट। क्या क्लियर हो गया? अच्छे से बात समझ में आ गया? क्यों सीधे निकल गया? क्योंकि उसमें चुंबकीय बल और वैद्युत बल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और तभी मुमकिन है जब V बराबर E/B होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ठीक है भैया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा सबसे पहले देखा गया था? हेनरी के द्वारा, फैराडे के द्वारा, ऑस्टेड के द्वारा, वोल्ट के द्वारा। ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस पे गलती कर देते हैं, वो फैराडे बोल देते हैं, लेकिन चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ऑस्टेड के द्वारा देखा गया था। चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? ऑस्टेड के द्वारा देखा गया था, इसे याद रखेंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि नियत रहती है? किसी भी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि नियत रहती है? एक ही राशि है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसका नाम है आवृत्ति। क्या नाम है? आवृत्ति। आवृत्ति हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। विभव चेंज होता है, धारा चेंज होती है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती है। क्या क्लियर है? सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन ही है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, क्योंकि हमें इसका तो एक सूत्र तो हमें पता ही होता है, E1/E2 बराबर I2/I1 बराबर N1/N2। इस सूत्र में वोल्टेज तो आ रहा है, धारा भी आ रही है, नंबर ऑफ टर्न्स भी आ रहे हैं, फेरों की संख्या मतलब, लेकिन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सी पार्ट। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 25। ओके, सवाल एक बार देख लेते। दिखाए गए चित्र में थोड़ा ऊपर कर दूंगा अभी, सवाल काफी बड़ा है, अच्छा भी है। दिखाए गए
परिपथ में वोल्ट मीटर की रीडिंग V1 V2 दोनों 300 वोल्ट है, V1 V2 दोनों 300 वोल्ट है। V3 में मीटर का पाठ्यांक क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमें क्या बताना है, अमीटर की रीडिंग और V3 का पाठ्यांक और सूत्र ये देखो, चित्र ये कुछ दिया गया है, चित्र ये दिया हुआ है। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर V1 और V2 सेम है, V1 और V2 सेम है, सुनते जाइएगा, अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, 300 वोल्ट सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा परिपथ है, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, V बराबर VR का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर। V1 किसके क्रॉस है, L के, V2 किसके क्रॉस है, C के क्रॉस है। तो यानी VL और VC दोनों 300 वोल्ट हैं, तो इसका मतलब 300 माइनस 300 तो 0 हो गया, यानी V बराबर क्या आ जाएगा, VR आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा परिपथ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ना उसमें L का काम होगा ना इसी का काम होगा। तो यानी ये मेरे लिए बेकार हो गया, L भी बेकार, C भी बेकार, यानी क्या बचा, सिर्फ 100 ओम बचा, 220 वोल्ट बचा, 100 ओम बचा, 220 वोल्ट बचा। तो V3 क्या आ जाएगा, उसी के समांतर देखो V3 क्या आएगा, 220 वोल्ट आ गया। धारा भी बतानी है तो I बराबर V बाई R लगा देंगे हम, यानी क्या आएगा 220 बटे 100, ये कट गया, कितना आएगा बेटा 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर आ जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई, आसान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 220 वोल्ट और 2.2 एम्पियर। कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ एक जगह दिख रहा है हमें, इसका आंसर बी पार्ट है। क्या चीजें क्लियर हो गई हैं, तो हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह मेहनत करते रहिएगा बेटा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, विश्वास रखिए खुद पर। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 तारीख से लगातार मॉडल पेपर लेकर हम लोग आपके लिए आए हैं, आपके मंडे से होने वाले एग्जाम के लिए। तो आज की सीरीज में इंग्लिश के मॉडल पेपर में सवालों को करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है वो क्वेश्चन है बच्चों, द वेजेस ऑफ सिन। उसके बाद ब्लैंक आपको दे दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहां सूटेबल होगा। यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखने में आपको ऐसा फील आ सकता है कि शायद वेजेस जिसके की लास्ट में एस लगा है अपने आप में बहुवचन होगा, लेकिन वेजेस के लास्ट में भले ही एस लगा हो, यह सिंगुलर नंबर होता है, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, सेंटेंस होगा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। वी शुड नॉट लुक डाउन, वी शुड नॉट लुक डाउन डैश द पुअर। मन करेगा कि भाई लुक वर्ब है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ गई, यहां प्रीपोजिशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन चारों ही ऑप्शन में यहां प्रीपोजिशन आपके सामने मौजूद है। लिहाजा इस दूसरे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा बी फॉर बॉम्बे। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है छोटी नजरों से देखना, छोटा समझना, हे दृष्टि से देखना आदि। तीसरा क्वेश्चन आर्टिकल का क्वेश्चन है। रोलिंग स्टोन के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, यह सवाल है। रोलिंग स्टोन के पहले ए लगेगा, दा लगेगा, एन लगेगा, या नो आर्टिकल होगा। देखो स्टोन पत्थर हो गया, रोलिंग उसका एडजेक्टिव है, यहां आर्टिकल लगेगा ए। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, कि एक लुढ़कता हुआ जो पत्थर है वो बिल्कुल भी वजन इकट्ठा नहीं करता। बच्चों ये जो मॉडल पेपर हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपके आने वाले एयरफोर्स के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। यदि आपने 1 तारीख से लेकर अब तक के सारे मॉडल पेपर को देखा और लगाया है तो आप इतने पर्याप्त कॉन्सेप्ट को अपने मन में रख पाएंगे कि मंडे से आने वाले आपके एग्जाम्स में आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह बहुत पुरानी कहावत के रूप में यूज किया जाता है, कहावत ही होती है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चौथे का बी फॉर बॉम्बे, दैट का यूज कर दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टूडेंट्स के पहले क्या लगाएंगे। स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। मैं हमेशा कहता हूं कि जहां भी कहीं नाउन ऑफ नाउन लगाई जाती है वहां पहली नाउन से पहले लगाया जाता है द। सेंटेंस होगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। यहां आप द का यूज करेंगे, 5वें का C4 चंडीगढ़।
पांचों ब्लैंक के सवाल हम लोग निपटा चुके हैं। चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कौन से बच्चे के कितने सवाल सही हुए, और अगर कोई डाउट होता है तो निसंकोच अपना डाउट मैसेज कीजिए, मैं खुद आपको आपके डाउट का रेस्पॉन्स दूंगा। स्पॉटिंग एरर के सवाल देखिए। द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, कलेक्टिव नाउन का सवाल है। जो शब्द आया है ज्यूरी, ये अपने आप में एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, विल इट बी सिंगुलर और विल इट बी प्लूरल। तो यहां ज्यूरी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगी हुई है, ये सिंगुलर है, उस केस में यहां देयर का यूज नहीं किया जाएगा, देयर की जगह इट्स का यूज किया जाएगा। और छठे क्वेश्चन का आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। सातवां क्वेश्चन, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। जब एवरी सेंटेंस की एक नाउन के पहले या हर नाउन के पहले लग जाता है तो सब कुछ सिंगुलर होता है। सातवें का बी फॉर बॉम्बे, वर गलत है, वर की जगह वॉज का यूज किया जाएगा। सेंटेंस होगा एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज किल्ड इन द विलेज। गांव के प्रत्येक पुरुष, महिला तथा बच्चे को मार डाला गया। 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मॉडल पेपर में आगे चलते हैं और आगे वॉइस का सवाल हमारे पास आता है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपके एयरफोर्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट मी टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो। तो लेट के बाद इंग्लिश हम लेकर चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो लेट इंग्लिश बी टॉट बाय मी, पहला सेंटेंस ही हमारे पास सही है, बाकी सब में कोई ना कोई गलती है। लेट इंग्लिश टॉट, इसमें बी नहीं लगा, लेट वाले सेंटेंस में बी जोड़ना पड़ता है। लेट इंग्लिश टॉट बाय मी, ये भी सेंटेंस गलत, वही है, बी और सी एक ही जैसा है। लेट इंग्लिश बी टीच, यहां बी टीच गलत है, बी टॉट होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है, नरेशन का सवाल है। आई सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू, मिसप्रिंटिंग को सही करें, यहां भी इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई डोंट बिलीव यू। पिछला मॉडल पेपर जिन बच्चों ने देखा था उनको याद होगा, नरेशन का सवाल एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। उसमें क्या है, हेल्पिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट भी लगा हुआ था, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। कुछ बच्चों ने मैसेज करके बताया था, उनको थैंक यू। अब इस सवाल को देखिए, मैंने उससे कहा कि मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। यहां डी ऑप्शन विजिबल नहीं है, फॉन्ट थोड़ा छोटा किया जाए ताकि डी ऑप्शन क्लियरली दिखाई दे सके। अब डी ऑप्शन क्लियरली दिखाई दिया, ये आपका सवाल हुआ। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई डोंट बिलीव यू, मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। चारों ही विकल्पों में देखिए आई टोल्ड लगा हुआ है, तो ये तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब आई टोल्ड हिम दैट, ये भी चारों में एक जैसा लगा है, यहां तक सब सही है। आई डोंट बिलीव यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज नहीं किया गया, ये गलत है। ही, आई डिड नॉट बिलीव यू, अब ये वाला जो आए है ये बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक, मतलब ये वाला आए ही रहेगा, इसीलिए सी फॉर कैलकाटा भी गलत होता है क्योंकि यहां ही लगा हुआ है। अब आई डिड नॉट बिलीव यू और आई डिड नॉट बिलीव हिम, यहां होगा डी फॉर दिल्ली। आप लोगों को पता ही है, हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। तो यहां बी फॉर बॉम्बे में गलती यह है कि सेकंड पर्सन को बदला नहीं गया है, उसके बदले बिना सेंटेंस नहीं होगा। अगला शब्द स्पेलिंग एरर का है। आप सब लोगों के जो बच्चे एनडीए देते हैं उनके सपने की बात है कि लेफ्टिनेंट बनना है। एयरफोर्स वाले बच्चे एयरमैन पद के लिए होते हैं। शब्द लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आपको बतानी है कि क्या होगी। लेफ्टिनेंट के लिए आपको याद रखना है, लिखा जब पढ़ा जाता है लेफ्टिनेंट, लिखा जाता है ल्यूटनेंट। स्पेलिंग पर गौर फरमाएं, स्पेलिंग का ख्याल रखें।
ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग आपको अपने दिल में, मन में बसा लेनी चाहिए। सही ऑप्शन को मैं ऑलरेडी टिक कर चुका हूं बच्चों। मिसस्पेल्ड का सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सिनोनिम का सवाल है फैबुलस, जिसका की मतलब होता है शानदार, बहुत बढ़िया, बेजोड़, ये फैबुलस के मतलब होते हैं। यहां हमारे पास सही विकल्प होगा ग्लैमरस। ग्लैमरस मतलब आधुनिक, फैशनेबल, देखने में अच्छा लगने वाला। नोटोरियस मतलब कुख्यात, बैड माने बुरा, इनफेमी माने बदनाम करने वाला, ये नहीं होगा। सही विकल्प होगा ग्लैमरस। एंटोनिम के सवाल पर आते हैं। मेलोडियस, मेलोडियस मतलब संगीत से रिलेटेड वर्ड है। मेलोडियस का मतलब ही होता है स्वीट। लिरिकल, यहां इसका पर्यायवाची बैठेगा। लिरिकल मतलब जिसमें लहर हो, तो ये म्यूजिकल, लिरिकल, स्वीट और मेलोडियस, ये चारों आपस में पर्यायवाची हैं। हमारा आंसर हुआ D4 दिल्ली। हार्श माने ककर्ष ध्वनि, कर्कश ध्वनि, एक चुभने वाली आवाज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन नंबर है 13। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है। मर्डर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की हत्या को फोएटिसाइड कहेंगे, इन्फेंटिसाइड कहेंगे, पेरिसाइड कहेंगे या रागीसाइड कहेंगे। तो बच्चों याद आपको रखना है, जो पहला शब्द है फोएटिसाइड, इसका मतलब होता है एबॉर्शन, इसका मतलब होता है भ्रूण हत्या। उसके बाद है इन्फेंटिसाइड, यही हमारा आंसर है। इन्फेंटिसाइड बी फॉर बॉम्बे, बाल हत्या के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। राजीसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। पेरिसाइड का मतलब होता है देशभक्ति की हत्या, राजद्रोह। पास अवे का मतलब होता है ए फॉर एप्पल, मतलब टू डाई। मैंने कहा ग्रैंडफादर हैज पास्ड अवे, दादाजी चल बसे हैं, माने ग्रैंडफादर हैज डाइड। क्वेश्चन नंबर 15, आपको प्लूरल बताना है शब्द कमांडर इन चीफ का। यह सवाल बहुत आसान है, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब मैं खुद ना दूं, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। लेकिन इसका प्लूरल होगा कमांडर्स इन चीफ। एस का इस्तेमाल हमको शब्द कमांडर में करना पड़ेगा। उसके दृष्टिकोण से पहला विकल्प गलत है, कमांडर्स इन चीफ। दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, क्योंकि चौथे में चीफ का बहुवचन बना, पहले में चीफ का बहुवचन बना, दूसरे में भी चीफ, तीसरे में भी चीफ का बहुवचन बना। ये तीनों इसलिए गलत हुए, हमें बहुवचन केवल कमांडर का बनाना है। 15 सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है। वर्ब की फॉर्म का सवाल है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बिट। बिट जिसका की मतलब होता है बिट जिसका की मतलब होता है छोटा सा, बिट का मतलब होता है काट लेना भी। आपको इसका पास्ट पार्टिसिपल बताना है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा बच्चों बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा। बिट का पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म बिटन होता है। अगला हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में आपको वीडियो को पॉज करके पहले पैसेज पढ़ना है। पॉज कीजिए, पढ़िए, नेशन तक पढ़िए। आशा है पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब उसके बाद यहां से फिर पॉज करिए। पॉज करिए, पढ़िए फॉरेन तक। फॉरेन के बाद सॉइल से सोल्व तक पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? अब मैं आपको पैसेज का मीनिंग बताता हूं। देखो बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में हमेशा आप लोगों को पहले पैसेज खुद से पढ़ लेना चाहिए, तब मुझसे उसके बारे में बात करनी चाहिए।
यंग सीकर्स माने युवा ढूंढने वाले लोग, आफ्टर पीस जो युवा लोग हैं और शांति चाहते हैं वो इस बात को जानते हैं कि केवल एक समान भरोसा शोन टू ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ, पूरी दुनिया के सारे देशों को दिखाया गया एक समान भरोसा, एक जैसे लोगों को, सॉरी नॉट जस्ट टू अ फ्यू ऑफ देम, ना केवल कुछ लोगों को दिखाया जाने वाला भरोसा एक लीड कर सकता है, दिशा दिखा सकता है, हीलिंग ऑफ द वाउंड्स कि चोटें भर जाएं, दैट टीयर देम अपार्ट जो उन लोगों को बाकी दुनिया से अलग कर देते हैं। इसलिए बड़ा एसेंशियल है कि कभी हम ह्यूमिलिएट ना करें, नीचा ना दिखाएं किसी देश के लोगों को, मेंबर्स ऑफ अ नेशन, किसी देश के लोगों को whose leaders have committed inhuman acts, जिसके नेताओं ने कोई बुरा काम कर दिया है, उस देश के अन्य नागरिकों को हम नीचा ना दिखाएं। एसेंशियल ऑल्सो इन बाउंडलेस कंसर्न, ये एसेंशियल है, जरूरी है, बाउंडलेस कंसर्न बिना सीमाओं के हम चिंता करें इतने सारे पुरुषों और महिलाओं की जो आज की तारीख में एग्जाइल हैं, मुजाहिर हैं, जिनको उनके देश से निकाल दिया गया है। वो उर्दू में मुजाहिर कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे निर्वासित लोग, जिनको निकाल दिया गया है और जो दुनिया दूसरे देश की मिट्टी पर रहते हैं। उसके बाद आप देखिए आगे, इफ एवरी होम वॉज ओपन टू समबडी ऑफ फॉरेन ओरिजिन, अगर प्रत्येक घर खोल दिया जाए एक विदेशी आदमी के लिए, द रेशियल प्रॉब्लम वुड बी पार्शियली सोल्व, तो जाति पर आधारित जो समस्याएं हैं ये काफी हद तक सोल्व हो जाएंगी। तो अब 17वां सवाल है कि फॉर द रिकॉन्साइलेशन एंड यूनिटी इट इज एसेंशियल। सवाल बड़ा है, फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा ताकि सारे ऑप्शन आप लोगों को एक जगह दिख सकें। अब यहां आप सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो फॉर द रिकॉन्साइलेशन एंड यूनिटी एसेंशियल क्या है? यह है कि टू हैव नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ट्रस्ट शोन टू द पीपल ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही बात, यही होना चाहिए। टू हैव यंग सीकर्स आफ्टर पीस, गलत बात। युवा लोग क्या चाहते हैं वो लेखक ने बताया है। कॉन्फिडेंस की कहीं बात ही नहीं हो रही, नेताओं को दंड देने की भी बात नहीं हो रही। इस पूरे पैराग्राफ में इतनी सी बात बताई गई है कि किस तरीके से हम रेशियल डिफरेंस को खत्म कर सकते हैं। टू मेक द मेंबर्स ऑफ अ नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनह्यूमन एक्ट्स ऑफ द लीडर, देश के नेताओं के द्वारा किए गए बुरे कामों के लिए अगर हम देश की जनता को जिम्मेदार ठहराते हैं तो ये अनइम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडेबल है, अनजस्ट है कि अनडिजायरेबल है। ये भैया अनडिजायरेबल भी है एज वेल एज यहां राइटर के मुताबिक ये अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है। 19वें क्वेश्चन पर आइए, जहां लेखक ने कहा है कि बाउंडलेस कंसर्न दिखाया जाना चाहिए, वंस ऑन कंट्रीमैन अलोन, ऐसी तो बात है नहीं, केवल अपने ही देश को दिखाएं। पीपल बिलोंगिंग टू आवर फ्रेंडली नेशंस, ये भी गलत बात है। फॉरेनर्स हु जस्ट विजिट आवर कंट्री, जो हमारे देश में घूमने आते हैं केवल उनको। ऑल द एग्जाइल्स, पूरी दुनिया के निर्वासितों को, पूरी दुनिया के मुजाहिरों को हमको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो भाई इस मॉडल पेपर में अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने इस समय बोर्ड पर मौजूद है और ये अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? टू देम ऑफ द पैसेज, द थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की थीम क्या है? रिजिड नेशनलिज्म, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उसके बाद ट्रस्टिंग ऑल द पीपल्स ऑफ द अर्थ मे लीड टू द सीरियस प्रॉब्लम, नहीं, राइटर ने तो कहा है कि आप अच्छी नजर से देखिए दुनिया के सारे लोगों को। बीइंग कॉशियस ऑफ अदर्स इज अ मस्ट, दूसरे लोगों की चिंता करना बड़ा जरूरी है शांति में रहने के लिए, ये हो सकता है, लेकिन डी भी देखना पड़ेगा। कंसर्न फॉर एवरीवन इररेस्पेक्टिव टू द रेस और कंट्री, यही है सही जवाब। इसके पहले के सारे गलत हैं, हमारा आंसर हो जाता है डी फॉर दिल्ली। तो बच्चों इस मॉडल पेपर में आज के लिए इतना काफी है। आपसे मुलाकात होगी अगले मॉडल पेपर में। जय हिंद।